नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कवि नरेश मेहता की कविता समय देवता। देखिए, जो समय देवता कविता है ये एक लंबी कविता है और दूसरा सप्तक में प्रकाशित हुई थी 1951 में। ये बातें आपको इसके परिचय में आप इसमें दे सकते हैं कि 1951 ईस्वी में जो दूसरा सप्तक निकला था उसमें इस कविता का प्रकाशन किया गया था और ये एक लंबी कविता है, ये बात भी आप ध्यान में रखें। अब इस कविता में विशेष बात क्या है? देखिए, इस कविता में विश्व के अनेक देशों की सांस्कृतिक राजनीतिक गतिविधियों को का दृश्यांकन किया गया है। इसके साथ साथ देखें तो यहाँ पर जो समय देवता है ये कौन है? इतिहास का प्रतीक है। समय देवता इतिहास का प्रतीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अलग अलग भूखंडों के भूगोल, इतिहास और संस्कृति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ वहाँ के रीति रिवाज और जो अन्य नीतियां हैं उनकी आशा और आकांक्षाओं का उद्घाटन भी इस कविता में हुआ है। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो स्वयं कवि ने इसे नई कविता की पहली लंबी कविता कहा है, यानी जो स्वातंत्र्योत्तर आधुनिक हिंदी काव्य लिखा गया उसमें इसे पहली लंबी कविता भी कहा जा सकता है। तो आइए इस कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। तो समय देवता का जो प्रारंभ है इस कविता में प्रकृति चित्रण से होता है। तो यहाँ पर कवि बिंब और रूपकों के द्वारा प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं? सोने की वह मेघ चील, सोने की यानी सुनहरे रंग की, मेघ यानी बादल रूपी जो चील है, अपने चमकीले पंखों में ले अंधकार अब बैठ गई दिन अंडे पर। दिन को क्या कहा है? अंडा कहा है। क्यों? अंडा कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का। वैसे ही मेघ यानी बादल रूपी जो चील है, मेघ जो काले रंग का है, तो बादल रूपी जो चील है वो दिन रूपी अंडे पर बैठ गई है। कहने का भाव क्या है कि जब अंडे पर कोई पक्षी बैठता है तो वो उसको ढक लेता है, अर्थात दिन ढल रहा है और रात आ रही है, अंधकार का आगमन हो रहा है या रात का अंधकार अब बढ़ने लगा है। नदी वधु की नथ का मोती चील ले गई। और इसके साथ साथ जो नदी रूपी वधु है उसकी नथ का मोती, यहाँ पर अनूठा बिंब चित्रित किया गया है। कवि ने क्या कहा है कि वधु के नथ के मोती का जो वो कौन ले गया उस मोती को? वो भी चील ले गई, अर्थात अब नदी पर भी कालीमा छाने लगी है। मोती क्योंकि चमकीला होता है, लेकिन चील ले गई अर्थात मोती के चले जाने के पश्चात वहां भी क्या हो गया? कालीमा छा गई। गगन बीड़ से सूरज ग्वाला हाँक रहा है दिन की गायें। गगन रूपी बीड़ यानी जो वीरान इलाका होता है जहां गायें चरने जाती है, चारों तरफ झाड़ियां पेड़ पौधे होते हैं, तो गगन क्या कर रहा है? उस बीड़ से यानी वीरान इलाके से सूरज ग्वाला, सूरज जो ग्वाला के रूप में है, दिन रूपी गायों को हाँक रहा है। यानी जो गगन क्या है यहाँ पर बीड़ रूप में है, विस्तार रूप में है, एक जंगल के रूप में जहां गायें चरने जाती है। सूरज यहाँ ग्वाले के रूप में है और दिन किसके रूप में? गायों के रूप में है। और सूरज ग्वाला अब दिन रूपी गायों को हाँक रहा है। कहने का भाव क्या है कि रात होने लगी है। नभ का नीलापन चुप है, दिशी के कंधों पर सिरधर। नभ जो नीला था वो अब शांत हो गया है, क्योंकि जब सांझ ढलती है तो नीलापन समाप्त हो जाता है, अंधकार छाने लगता है और ऐसे समय में उस समय सब एक बार शांत हो जाते हैं सांझ के समय। तो नभ का नीलापन चुप है। दिशी यानी दिशाओं के कंधों पर सिर धरकर, सिर रखकर, या चारों तरफ यहाँ पर क्या हो गया है? चारों दिशाओं से जो प्रकृति है कुछ पल के लिए स्थिर हो गई है, शांत हो गई है। इस उतराई मार्ग दिवस के सैंधव नतशिर होकर उतरे सधे चरण से। यहाँ पर क्या है? सैंधव क्या होता है? सैंधव अर्थात जो घोड़ा है। घोड़ा यहाँ कौन है? सूर्य। घोड़ा सूर्य दिवस रूपी मार्ग से, घोड़ा क्या है? सूर्य। नतशिर नीचे सिर करके, मार्ग दिवस, मार्ग यानी रास्ता, कैसा है? दिवस रूपी जो रास्ता है उससे उतर रहा है
नीचा सिर करके और चरण उसके सधे हुए हैं, यानी सधे हुए कदमों से वो चल रहा है। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दें कि यहाँ कौन चल रहा है। यहाँ पर सूर्य रूपी जो घोड़ा है वो चल रहा है। सैंधव होता है घोड़ा। नत शिर, नीचे सिर करके, कौन से रास्ते से? दिन रूपी रास्ते से जा रहा है, क्योंकि सूरज ही तो जा रहा है। सूरज जब घूम जाएगा या पृथ्वी अपनी जब अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेगी तो ऐसे लगेगा कि सूरज जा रहा है। तो कौन? सूर्य रूपी जो घोड़ा है वो जा रहा है। अपना नीचे सिर है उसका, लेकिन उसके जो चरण है, कदम है, वो बहुत ही सधे हुए रख रहा है। चमक रही पील बालों वाली अयाल उनके गर्दन की। गर्दन यानी उसके गर्दन के जो पीली बालों वाली अयाल, अयाल यानी पंक्ति, किसकी? किरणों की। पीले क्या है? सूर्य की किरणें हैं। और उसकी ऐसे लग रहा है कि घोड़े के रूप में यहाँ सूर्य को दिखाया है। सैंधव यानी घोड़ा जो है, उसके गर्दन के जो अयाल बालों की जो पंक्ति है वो किसकी है? पीली किरणों की बनी हुई है, और वो पीले रंग से पीली किरणें चमक रही है। सांझ दिवस की पत्नी अपने नील महल में बैठी कात रही है बादल। सांझ कौन है? संध्या का जो संध्या है वो दिन की पत्नी है। सांझ को दिन की पत्नी के रूप में दिखाया गया है कि सांझ जो दिवस की पत्नी है अपने नील महल में बैठकर कात रही है। किसको कात रही है? बादल को। कि बादल रूपी सूत कात रहे। काता क्या जाता है? सूत काता जाता है। तो वो आकाश रूपी महल में बैठकर बादल रूपी सूत को कात रही है। दिशि की चारों कन्याएं हैं मांग रही तारों की गुड़िया। दिशि यानी दिशाओं रूपी जो चारों कन्याएं हैं वो क्या मांग रही है? खेलने के लिए तारों की गुड़िया मांग रही है। कहने का भाव यहाँ पर क्या है? कुछ ही पल में जो रोशनी है चली जाएगी और आसमान में तारे बिखर जाएंगे, और सभी दिशाओं रूपी जो यहाँ चारों दिशाओं रूपी जो कन्याएं हैं वो अपने खेलने के लिए तारों की गुड़िया मांग रही हैं। अभी बादलों के पर्वत पर खेल रही थी दिन की लड़की स्वर्ण किरण वह। देखिए, बादलों के जो पर्वत, बादल रूपी जो पर्वत, बादल क्योंकि आसमान में बादल थे और वो कैसे लग रहे थे? पर्वत के समान लग रहे थे। और उस पर कौन खेल रहा था? दिन की लड़की। कौन? स्वर्ण किरण। दिन की बेटी कौन है? जो सुनहरी सूर्य की किरण है वो दिन की बेटी के रूप में है, लेकिन नहीं, पास में पिता को देख चौंकी थी। पिता कौन है उसके? सूर्य हैं। स्वर्ण किरण, दिन की लड़की। दिन जा रहा है, दिन डूब रहा है, और ऐसे में जब दिन जा रहा है या सूर्य डूब रहा है तो चौंक गई मेले में खोए बालक सी। और अब वो कैसे चौंक गई? जब उसके पिता यहाँ सूर्य नहीं है, या दिन को आप मान सकते हैं कि वो यहाँ नहीं है, तो वो लड़की यानी वो किरण, स्वर्ण किरण रूपी जो लड़की है वो बिल्कुल वैसे ही चौंक गई जैसे किसी मेले में एक बालिका अपने पिता से अलग होकर डर जाती है, चौंक जाती है। दूर आल्पस के पार किरण गायों की घंटी सुनकर दौड़ रही है। आल्पस यहाँ पर क्या है? आल्पस यूरोप में स्थित एक पर्वत है। आप ये बात ध्यान में दें, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि देश और विदेश की अनेक जगहों को यहाँ पर इस कविता में स्थान दिया है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जो विशेष चीजें हैं उनको यहाँ स्थान दिया है। तो आल्पस यूरोप में एक पर्वत है, उसके बारे में कह रहे हैं कि यही सूर्य की किरणें जो भारतवर्ष से चली गई है, लेकिन कहीं तो ये दिखाई दे रही हैं, और वो कौन सी जगह है? यूरोप में जो पर्वत आल्पस है उसके पार निकल आई हैं, और ये किरणें गायों की घंटी सुनकर दौड़ रही हैं। वहां सुबह के समय जब गायें बाहर निकल रही हैं, उसकी घंटियां बज रही हैं, तो ऐसे लगता है कि वो उन गायों की घंटियों को सुनकर ये किरणें दौड़ रही है। तिब्बत की ठंडी छतें लांग, वहां पर लांग वह, और तिब्बत की ठंडी छतों को लांग कर वो कहाँ चली गई है? यूरोप में चली गई है। पूर्व दिशा में हड्डी के रंग वाला बादल लेटा है, पेड़ों के ऊपर गगन खेत में दिन का श्वेत अश्व मार्ग के श्रम से थककर मरा पड़ा जो। यहाँ पर क्या है? पूर्व दिशा में हड्डी के रंग वाला, हड्डी कैसी होती है? सफेद रंग का बादल लेटा हुआ है। पेड़ों के ऊपर गगन रूपी खेत में, यानी आसमान रूपी खेत में पेड़ों के ऊपर जो बादल दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है? हड्डी के रंग का बादल है। दिन का श्वेत अश्व
मार्ग के श्रम से। दिन रूपी जो श्वेत सफेद रंग का अश्व यानी घोड़ा है, वो मार्ग में थक जाने के कारण ऐसे लगता है कि मरा पड़ा जो, अर्थात अब वो क्योंकि दिन जा रहा है, दिन ढल रहा है और रात्रि का आगमन हो रहा है। कवि समय देवता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि समय देवता हटा ले गए तू अपनी आलोक भुजा बरसाकर दिन का पानी। हटा ले गए अर्थात दूर कर दिया, तुमने अपनी आलोक यानी जो चमकीली भुजाएं थी, अर्थात दिन चला गया, बरसाकर दिन का पानी। यहाँ पर दिन समाप्त हो गया है, रात्रि आ गई है। अब नील तुम्हारी ग्रहण भुजा की शाम उंगलियां, कि अब तुम्हारी नीले रंग की या ग्रहण नील पर्वत, नील अर्थात नीले पर्वत की भुजा की काली उंगलियां। ग्रहण भुजा अर्थात ग्रहण में क्या होता है, अंधकार छा जाता है, तो शाम अर्थात काली या नीले रंग की उंगलियां पृथ्वी की सारस ग्रीवा पर फौलादी बन बैठ गई है। पृथ्वी की सारस, पृथ्वी की जो गर्दन है उस पर बैठ गई है, अर्थात उसको ढक लिया है। जैसे सारस की गर्दन पर फौलादी बैठ जाती है, उसी प्रकार से तुमने पृथ्वी को ढक लिया है। किसने? अंधकार ने। यूनानी मुनि प्लेटो की मुद्रा में बैठे समय सनातन। यूनानी मुनि कौन है? प्लेटो। यहाँ पर क्या है? मुनि दार्शनिक कौन है? यहाँ देखिए जो प्लेटो है ये यूनान के दार्शनिक है, दार्शनिक विचारधारा के प्रचारक प्रसारक हैं ये। तो जैसे वो स्थिर मुद्रा में बैठे होते हैं मुनि, उसी प्रकार बैठे समय सनातन। उसी प्रकार से जो कभी न मिटने वाला समय है वो यूनानी दार्शनिक प्लेटो की तरह स्थिर बैठा है। घूम रही मेरी धरती में आंख गड़ाए देख रहे क्या? ये प्रश्न करते हैं कि ये जो धरती है, ये पृथ्वी है, ये अपने चक्र पर दिन रात घूम रही है। बिछा हुआ है देव तुम्हारी प्रलय सृजन की आंखों का आकाश हमारे देशांतर ओ अक्षांशों और देशांतर के इन लंबे बांसों पर। अक्षांश और देशांतर, ये आप जानते हो कि पृथ्वी की दूरी जो अक्षांश और देशांतर में मापी जाती है, उसी का वर्णन यहाँ पर किया है कि पृथ्वी अपने चक्र पर दिन रात घूम रही है। तो देव तुमने प्रकृति को जो आदेश दिया है वो केवल उसी का पालन कर रही है, यानी पुराना मिट रहा है और प्रलय यानी मिटना, सृजन यानी नव निर्माण। पुराना मिट रहा है और नया सृजन लगातार हो रहा है। तो यहाँ पर किसको संबोधित किया है? समय देवता को। इतिहास का प्रतीक है समय देवता। आगे क्या कहते हैं? सविता वरुण जहाँ 6-6 माहों तक अतिथि बने बैठे रहते हैं, उन प्रदेशों का मैं एस्किमो। कहने का भाव क्या है? सविता यानी सूर्य और वरुण कौन है? जल के देव हैं। तो सूर्य और जल के देव जहाँ 6-6 माहों तक, महीनों तक अतिथि बने बैठे रहते हैं, क्योंकि सूर्य के दर्शन 6 महीने तक नहीं होते। चारों तरफ वहां पर बर्फ ही बर्फ, पानी ही पानी जम जाता है। उन प्रदेशों का मैं एस्किमो। एस्किमो क्या है? ये टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं जो बर्फ के घर बनाकर रहते हैं, इनको एस्किमो कहा जाता है। मेरी बाहों में बर्फ भरी, मैं सदा खींचता आया यह हड्डी की गाड़ी असुर बर्फ के सीने पर। असुर रूपी जो, असुर यानी जो दानव है, किसका दानव? बर्फ रूपी जो दानव है उसके सीने पर मैं हड्डी की गाड़ी खींचता आया हूँ। चौड़े कंधों के रेंडियर, रेंडियर जो वहां पर पशु है, पशु कौन है? रेंडियर है, जिनको जो उनके जीवन का आधार है। बिजली जिनकी टांगों की गति हो, और वो बिजली के समान तेज गति से चलते हैं, उनके पैरों में बिजली के समान गति है उस बर्फीले इलाके में भी। मुझको मेरा टुंड्रा प्रिय है, और ये टुंड्रा प्रदेश वहां के रहने वालों को प्रिय है, अच्छा लगता है। इन बर्फ जंगलों में कोई भी पेड़ नहीं जिसकी छाया छूने से ठंडा मन होवे तिमिर मान, कि जिसकी छाया को छूने से ठंडा मन होवे। तिमिर मान से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? अर्थात अंधकार से पूर्ण। दूर आर्कटिक के खेतों में मछली की खेती होती है, मेरी पत्नी उस बर्फ गुफा में बैठी होगी आग जलाए। आर्कटिक का जो इलाका है वहां पर जब पानी जम जाता है, उस जमे हुए पानी में मछली की खेती कैसे होती है? जब पानी जम जाता है तो वहां वो लोग बर्फ को तोड़कर वहां होल बना लेते हैं, इस तरह से सुराग बना लेते हैं,
और मछलियां उस जमे हुए पानी से ऊपर वहां पर जब ऑक्सीजन लेने के लिए आती है या सांस लेने के लिए आती है तो वो लोग उन मछलियों को पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से मछली की खेती की जाती है। और मेरी पत्नी उस बर्फ गुफा में, बर्फ की जो गुफाएं वो रहने के लिए प्रयोग करते हैं, आग जलाकर बैठी है। श्वेत रीछ की आशा में ही मांस गंध साकार हो गई होगी। और उस जलती हुई आग में जब मछली का मांस पकाया जाता है तो उस बर्फीले इलाके में रहने वाला सफेद जो भालू है, रीछ, सफेद भालू जो बर्फीले इलाके में रहता है, उसके नाक के पास जब उस मांस, पकते हुए मांस की गंध जाती है तो उसकी भी आशाएं साकार हो जाती है। मुझको उसकी आंखें प्रिय है। कौन सी आंखें प्रिय है? जिन आंखों में उस गंध को सूंघ कर नई चमक आ जाती है। जीवन की बर्फीली निर्जनता में जैसे उग आई है हंसमुख हरियाली, और उसकी आंखों में वही चमक है जैसे निर्जन प्रदेश में हरियाली खिल आए या हरियाली उगाए, उसी प्रकार से उसकी आंखों में भी वही चमक आ जाती है। निर्जनता में भी एक नई चमक, जीवन की नई आशा का संचार होता है। कवि कहते हैं यह यौवन की भूमि सोवियत भूमि के बारे में बताते हैं। सोवियत भूमि कौन सी है? जो रूस की भूमि है। सोवियत संघ कौन सा इलाका है? रूस का जो क्षेत्र है उसके बारे में कहते हैं कि ये जो सोवियत संघ है इसके प्रति जो भाव प्रकट किए हैं, यहाँ जहाँ मनुज यानी मानव की, उसके श्रम की होती पूजा, कि वहां पर मानव के, जो मानव श्रम करता है उसकी पूजा की जाती है, उसकी मेहनत की पूजा होती है। क्योंकि ये जो प्रदेश है ये उस कर्म भूमि का प्रदेश है जिसका, उस नदी का प्रदेश है जिसका नाम है वोल्गा। वोल्गा नदी के देश को प्रगतिशील विचारों के कारण याद किया जाता है, तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। और सबसे पहले जो प्रगतिशील विचार है वो यहीं से निकल कर आए थे। पूंजी और साम्राज्यवाद की तोड़ बेड़ियां, और यहाँ 1917 की क्रांति के समय जार के शासन को मिटाकर रूस ने समाजवादी व्यवस्था की नींव रखी थी। और यहाँ पर इस व्यवस्था में पहली बार मजदूर और किसानों के श्रम को सम्मान की दृष्टि से देखा गया था। हाथों में नवजीवन की उल्काएं लेकर मनुज खड़ा है कुतुब सरीखा। हाथों में नए जीवन की उल्काएं क्या है? रोशनी, प्रकाश को लेकर मानव वहां पर, मनुज यानी मानव खड़ा है। कैसे? कुतुब सरीखा, कुतुब मीनार के समान। कुतुब मीनार जो ऊंचाई का प्रतीक है उसके समान खड़ा है। उसके चलने में लोहा है, अर्थात उसके चलने में लोहा है से तात्पर्य क्या है? संघर्ष है, मजबूती है। तो यहाँ पर उसके विकास को कोई नहीं रोक सकता। लोहे से मतलब क्या है? लोहा मजबूती का प्रतीक है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं? रूस के विकास को अब कोई भी नहीं रोक सकता। आगे क्या कहते हैं? कौन रोक सकता है मानव को चलने से जिसके संग संग आदि काल से इंद्र चल रहा, कि यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। स्वयं ईश्वर जब उसके साथ चल रहा है, कब से चल रहा है? आदि काल से चल रहा है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि रूस का विकास निश्चित है। मनुज चल सके इसीलिए तो अंधकार में सूर्य चल रहा। जहां गया मनुपुत्र नदी के जल पहुंचाया। रतन भरा धरा ने मानव को शत शत हीरों से लादा। मनुज चला तो सृष्टि चली, अन्यथा पूर्ण थी मात्र प्रकृति। सब में प्रथम इसी भूमि पर श्रम की जय जयकार हुई। सबसे पहले इसी भूमि पर, किस भूमि पर? जो रूस की भूमि है, यहीं पर श्रम की, मेहनत की जय जयकार यहाँ पर हुई थी। एक पुरुष लेनिन की वाणी शतकंठी हुंकार हुई। यहाँ पर वीर लेनिन की बात की गई है। उसने अपने क्रांतिकारी विचार जन जन तक पहुंचाए और रूस की जनता में क्रांति का प्रचार प्रसार किया। शतकंठ हुंकार हुई, उसकी वाणी ने सभी के कंठ में पहुंचकर एक नई हुंकार प्राप्त की। धीमे बोलो समय देवता, उसी पुरुष की यह समाधि। और वो समय देवता को क्या कहते हैं? वीर लेनिन की समाधि देखकर कि धीरे बोलो। अभी अभी जो कर्म नीरत था, कर्म में लीन था, अब आंखें आकाश मींचकर श्रम के सपने देख रही है। और अब जो अब तक श्रम में लगा हुआ था, काम में लगा हुआ था, काम करते करते अब वो सो गया है और वो सपने देख रहा है। तो यहाँ पर जो काम करने वाला है वो कौन है? पूंजीपति वर्ग नहीं है, बल्कि किसान और मजदूर वर्ग है। और वो लेनिन को उसके प्रतीक रूप में दिखाया है। उसके नेतृत्व करने वाला कौन है? लेनिन है।
किसान पूरा दिन मेहनत करके रात को सोते समय अपने परिवार की खुशहाली के सपने देखता है। उसी प्रकार समाजवादी क्रांति का जो अग्रदूत है लेनिन, वो भी वैसे ही सपना देख रहा है। तो उसका चित्रण यहाँ पर किया है। वह जो पीली भूमि दिख रही देव, वही है पीत सूर्य की पीली वसुधा, जिसका होता कहवा मीठा। इन पंक्तियों में कवि ने पीली भूमि किसे कहा है? चीन को। क्या कहते हैं? वह जो पीली भूमि दिख रही देव, वही है पीत सूर्य की। तो यहाँ पर क्या है? सूर्य की पीली रोशनी के कारण यहाँ की पृथ्वी कैसी है? पीली है। पीत सूर्य की यानी सूर्य के पीले रंग के कारण पीली वसुधा, जिसका होता कहवा मीठा। और यहाँ पर कहवा जो प्राप्त होता है वो मीठा होता है। कहवा जो एक पीने का पदार्थ होता है, कॉफी की तरह कहवा वो मिठास लिए होता है। श्रम चीन का पीला चीवर अलताई पर बिछा हुआ है। जो श्रमण चीन, यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने? जो सन्यासी है चीन के, उनका पीला चीवर, पीला चीवर क्या है? पीला वस्त्र अलताई पर बिछा हुआ है। वे अफीम के खेत उदुम्बर रंगों में डूबे सोए हैं। उदुम्बर क्या है? गुल्लर का जो वृक्ष होता है, उसके फल उसी प्रकार के रंग चारों ओर फैले हुए हैं। मोर पंख सी सजी रमणियां, रमणियां यानी युवतियां। कौन सी? जो चीन की युवतियां हैं वो मोर पंखों के समान, जैसे मोर पंख अनेक रंग लिए होते हैं, वैसे यहाँ की युवतियां रंग बिरंगे वस्त्र धारण करती है। तितली से रंगीन शरद मेघों से हल्के उनके पंखे। तितली के रंगीन शरद, तो यहाँ पर वो क्या, युवतियों की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि जो युवतियां हैं वो देखने में सुंदर हैं, स्वस्थ है। उन्हें देखकर श्रम करने वाले भी अपनी थकान, यात्रा का श्रम ताप हरेंगे। कि उनके जो रंगीन रंग हैं, तितली के समान रंगीन हैं, और उनके जो पंखे हैं, उनके पास जो पंखे हैं, मेघों से हल्के उनके पंखे, अर्थात देखने में सुंदर हैं, आकर्षक है, स्वस्थ हैं, और उनको देखकर यात्रा का श्रम ताप हरेंगे। उनको देखकर यात्रा की जो थकान है वो भी दूर हो जाएगी। सिक्यांग नदी मीठे जल से है भरी हुई। चीन में जो सिक्यांग नदी है वो मीठे जल से भरी हुई है। ये चीड़ पेड़ की नौकाएं, और चीड़ के पेड़ से बनी हुई नौकाएं संध्या विहार में अभी देव को डुबा सकेंगी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सूर्य अस्त हो रहा है, और यहाँ डूबने का मतलब है मोहित होना। चीड़ की लकड़ी की बनी हुई नौकाओं पर बैठकर सन्यासी जब संध्या विहार में लीन हो जाते हैं, और सूर्य कब अस्त हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। किंतु आज तो चीन देश की वसुधा माता झुलसी हुई मृत प्राय हैं, लेकिन आज चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन आज चीन देश की जो धरती माता है वो झुलसी हुई और मृत प्राय प्रतीत हो रही है। और वो ऐसा क्यों हो रहा है? वे विदेश पूंजी की कीलें जो छाती में ठुकी हुई हैं। तो यहाँ पर विदेश की बात कर रहे हैं। विदेश यहाँ कौन है? ब्रिटेन और जापान के आक्रमण की बात यहाँ पर चल रही है। 3 साल के बाद आज वे उखड़ रही हैं। मेरी चीनी माता की आंखों में कोई भाव नहीं, राग प्रेम कुछ नहीं बचा है, केवल नयन गगन में भूख प्यास की चीलें मंडराती है। सह देवता बम के गोले में भी धरती बांझ हुई है। चीन देश के नगर ग्राम घाटी जंगल में भरा हुआ धुआं ही धुआं। गोबी की मंगोल रेत पर युद्ध लाश दुर्गंध दे रही है। देखिए यहाँ पहले चीन का वर्णन है, उसके बाद गोबी प्रदेश मरुस्थल जो अफ्रीका में है उसका वर्णन है। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि विदेश पूंजी की कीलें जो छाती में ठुकी हुई हैं। कौन? जो ब्रिटेन और जापान के आक्रमण किस पर किए? चीन की धरती पर हुए थे, उसकी बात यहाँ कर रही है, जिससे कि यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर दिया। युद्ध के परिणाम बड़े दुखदायक थे, और आंतरिक संघर्ष को अनेक देशों की तरह इस देश ने भी झेला है। 3 साल के बाद आज वो उखड़ रही हैं, अर्थात अब समय बदल रहा है। मेरी चीनी माता की आंखों में कोई भाव नहीं है, लेकिन जो चीन की धरती माता है उसकी आंख में कोई भाव नहीं है। राग और प्रेम कुछ भी शेष नहीं बचा हुआ है, ना राग है ना प्रेम है। नयन गगन में भूख प्यास की चीलें मंडराती हैं। जो चीन रूपी माता है उसकी आंखों में राग और प्रेम के स्थान पर भूख और प्यास की चीलें मंडरा रही हैं।
समय देवता, बम के गोलों से भी धरती बांझ हुई है। बम के गोलों ने पूरी धरती को झुलसा दिया है, चाहे वो नगर है, गांव है, घाटी है, जंगल है, सभी में युद्ध का कुहासा छाया, धुआं ही धुआं यानी कुहासा छाया हुआ है। युद्ध में मारे गए लोगों की लाशों से दुर्गंध, युद्ध लाश दुर्गंध दे रही है, दुर्गंध उठ रही है, और इन लाशों के अंतिम संस्कार के लिए पैकिंग की चिकनी सड़कों पर पिछला जीवन भरा पड़ा है। के लिए कोई भी यहाँ नहीं बचा है। पैकिंग की साफ स्वच्छ सड़कों पर लाशें ही लाशें दिखाई दे रही है। नवजीवन के हाथों में गुस्से की मुट्ठी नदी हुई है। और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि युद्ध का बदला लेने के लिए जो चीनी युवाओं ने अपने हाथों में बंदूकें और बम के गोले ले रहे हैं, मुट्ठी नदी हुई है, अर्थात नव जीवन जो युवा वर्ग है या नया जीवन है, उन्होंने अपने हाथों में क्या दबा रखा है, बंदूकें और बम के गोले दबा रखे हैं। तो यहाँ पर उसके वातावरण का चित्रण किया है, युद्ध के वातावरण का चित्रण यहाँ पर किया गया है। इनके माथे पर अगर देखें तो यहाँ क्या कह रहे हैं, पेशानी पर किसी आक्रमण की चिंता है। उनके माथे पर किसी आक्रमण की चिंता दिखाई दे रही है। दौड़ दौड़कर चरण देश के द्वार बंद करने में रत हैं, यानी दौड़ दौड़कर उनके कदम देश के द्वार बंद करने में, यानी बाहर से आने वाले लोगों को रोकने के लिए वो दीवार के रूप में रत हैं, लीन हैं। आज वर्दियां 30 वर्ष के बाद उतरी, लगातार बारूद उगलती बंदूकें भी हाँफ रही है कि लगातार युद्ध में काफी लंबे समय तक, कितने समय, 30 वर्ष बाद, यानी 30 वर्षों के संघर्ष के बाद आज वो अपने आप को, यहाँ देखिए जो चीन की बात कर रहे हैं, पूंजीवादी जो देश थे, उन्होंने चीन की समाजवादी व्यवस्था को मिटाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन चीन अपने संघर्ष और श्रम के द्वारा विदेशी सत्ता को उसने उखाड़ फेंका है, और 30 साल के बाद आज उन्हें युद्ध से मुक्ति मिली है। पिछली सारी फसलों के वे महल जल गए कि पीछे जो उन्होंने संघर्ष किया था वो सब अब समाप्त हो गया। उन फसलों के हरे गल्लों में टंगे हुए ताबीज गुलामी झूल रहे हैं। और वहां पर ताबीज से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि वहां जो भी विकास हुआ था युद्ध के कारण, सारा उनकी संस्कृति, उनका विकास नष्ट हो गया, लेकिन अब क्या है, गुलामी की जंजीरों से उन्हें मुक्ति मिल गई है। जाओ कालिदास के बादल। कालिदास किस देश के कवि हैं? भारत के कवि हैं। तो वो कहते हैं कि हे कालिदास के बादल, चीनी धरती तुम्हें बुला रही है, तुम जाओ वहां बरसो, नई सुबह वहां आए, जाओ हे सतरंगी सूरज। सूरज को भी वो कह रहे हैं कि हे रंग बिरंगे सूरज, तुम भी चीन की धरती पर जाओ। चीन देश में भोर हुई है, क्योंकि चीन की देश में एक नई सुबह हुई है, और ऐसे में भारत हर संभव प्रयास करेगा उनकी सहायता करने के लिए। क्योंकि कालिदास को संबोधित किया है यहाँ पर, तो कालिदास भारतवर्ष से जुड़े हुए कवि हैं, यानी भारत के कालिदास, भारत के जो सतरंगी सूरज है, उनको वो कह रहे हैं कि तुम चीन में जाओ और उनकी हर संभव सहायता करो। आगे क्या कहते हैं, दूर छिपकली सा वह छोटा टापू है जापान देश का, जो कि मर चुका एटम बम से। तो यहाँ कवि किसकी बात कर रहे हैं? नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर कवि जापान देश की बात कर रहे हैं कि दूर छिपकली सा, छिपकली के आकार का छोटा सा टापू है। कौन सा देश है? जापान देश है, जो कि मर चुका एटम बम से। अमेरिका ने जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, उसकी विभीषिका का चित्रण यहाँ पर किया गया है। डूब गई बूटों की टापें, सिसक रहा कोड़ी सा जीवन। और वहां पर जो बूटों की टापें, अर्थात जो सैनिकों के पैरों के कदमों की आवाज थी, वो खत्म हो गई, और अब वो बिल्कुल ऐसे ही वहां पर जीवन, जैसे कोड़ी का जीवन होता है, वैसे ही वहां का जीवन अब सिसक रहा है। विज्ञान धुएं के अजगर सा है, कि विज्ञान अजगर क्या होता है? विनाश का प्रतीक। लील रहा सब रंग रेशमी मनु श्रद्धा का। मनु श्रद्धा कौन है? जो इस पृथ्वी पर पहले स्त्री और पुरुष माने जाते हैं, उन्हीं की संतानों का आज विज्ञान रूपी जो अजगर है वो उनको खत्म कर रहा है, उनको नष्ट कर रहा है। हिरोशिमा में मनुज मर गया। हिरोशिमा में जो मनुष्य है वो समाप्त हो गया। मनुज मर गया अर्थात मनुष्य समाप्त हो गया। वही मनुज जिसके सिर पर यह गगन मुकुट है,
गगन आकाश रूपी जो मुकुट है, लेकिन आकाश रूपी मुकुट किसके कारण? विज्ञान में प्रगति और विकास के कारण जापान की अपनी एक अलग पहचान है, परंतु इसकी पहचान अब समाप्त हो गई। कैसे? इस विध्वंस के कारण। अंधकार सूरज मशाल के किरणों का केसर देने को साथ चल रहा, और जिसे वह दिन की चिड़िया गगन आम पर दिन भर बैठी धूप सुनाती। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? लेकिन यहाँ पर जो इसी तकनीकी देश ने यहाँ की संस्कृति, सौंदर्य, जो प्राकृतिक संसाधन है उनको नष्ट कर दिया है, और अब वैसा कुछ नहीं रहा जैसा सौंदर्य यहाँ पर दिखाई देता था। वही सृष्टि श्री मनुज आज विज्ञान कब्र में मरा पड़ा है कि जहां पर अंधकार सूरज मशाल लेकर आता था, उस अंधकार में सूर्य की मशाल से रोशनी फैल जाती थी। केसर देने को साथ चल रहा था। केसर यानी जो नई किरणें हैं। नया जो केसर क्या है? वैसे तो एक पदार्थ मान सकते हैं जो पेड़ पर, पौधे पर लगता है, और जिसे वह दिन की चिड़िया गगन आम पर दिन भर बैठी धूप सुनाती। यानी चारों तरफ अच्छा विज्ञान का प्रचार प्रसार था, संस्कृति का विकास हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वही सृष्टि श्री मनुज आज विज्ञान की कब्र में मरा पड़ा है। दौड़ रही है गंधक और फास्फोरस की पीली लपटें चारों ओर, जिसमें उस जापान देश का सदियों का संगीत जल गया। यानी सदियों की जो संस्कृति थी वो समाप्त हो गई। महल फैक्ट्री सभी बुझ गए, सब कुछ तहस नहस हो गया, खत्म हो गया। झुलसी हुई पलक नारी की, मेघ भरी वे भावहीन जापानी आंखें। मेघ यानी आंसुओं से भरी हुई, भावों से हीन जापान के लोगों की जो आंखें हैं, केवल वही दिखाई दे रही है। शिशु के हाथों में हड्डी की गुड़िया, और चारों तरफ अगर देखें तो इस प्रकार लाशें ही लाशें बिछी हुई है कि छोटे बच्चे उन शवों की हड्डियों को खिलौना समझकर उनसे खेल रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ वो बिखरी हुई है। तो आज इतना ही करते हैं, क्योंकि ये लंबी कविता है, तो वाकई लंबी कविता है, मुश्किल नहीं है। आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करो। ये विशेषकर एमए में जो सिलेबस है, यहाँ पर नरेश मेहता की 2 कविताएं हैं, संशय की एक रात और समय देवता। ये स्वातंत्र्योत्तर आधुनिक हिंदी काव्य के आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर हम समय देवता कविता आपके लिए व्याख्यायित मैं कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आगे का भाग दूसरी वीडियो में बनाऊंगी।